हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं जिसका नाम है इन्फ्रेंसेस एंड एस्टिमेशन। अब यहां पर बहुत ज्यादा न्यू चीज आने वाली है, मतलब पहले वाले लेक्चर से थोड़ा सा हम एक स्टेप आगे जाने वाले हैं। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्वेश्चंस यहां से काफी बनने वाले हैं, तो उसको ध्यान से अपना बेस बना लेना। आज हमारे पास थोड़ा लेक्चर बड़ा हो सकता है, लेकिन चीजें बहुत सारी है सीखने को, तो इसीलिए ध्यान से नोट साथ साथ बनाते रहना। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का हमारा बड़ा खूबसूरत सा एक सेशन होने वाला है इन्फ्रेंसेस। स्टार्ट करते हैं। तो इन्फ्रेंसेस में हम यहां पर देख पा रहे हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस में दो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं, एक एस्टिमेशन और एक टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। आज हम क्या करने वाले हैं? एस्टिमेशन। नेक्स्ट लेक्चर से लेके मतलब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पे लगते हैं यार, 3 लेक्चर लगते हैं, तो इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर से चलने वाले हैं। ठीक, गुड एस्टिमेटर शुड बी। अब मतलब क्या करने वाले हैं भैया इसमें? अब हमें एस्टिमेटर्स निकालने हैं, मतलब पूरी पॉपुलेशन को तो स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो हमें कुछ एस्टिमेटर्स निकालने होंगे। तो उसकी एस्टिमेट जो भी हमारे पास एक स्टैटिस्टिक होगी, ठीक है, स्टैटिस्टिक मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, पैरामीटर्स। अगर हम स्टैटिस्टिक एक ऐसी लेते हैं जिससे चीजों को मेजर करने वाले हैं, तो उस स्टैटिस्टिक्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो मैं तुम्हें बताता हूं। वो अनबायस्ड होना चाहिए। अनबायस्ड का मतलब यहां पे मैंने नीचे लिखा भी है। एंड अनबायस्डनेस का मीनिंग होता है, अगर एक स्टैटिस्टिक हमारे पास दे रखी है या फिर एक एस्टिमेटर दे रखा है, TN is said to be unbiased estimator of gamma theta if expected value of TN is equal to gamma theta। अभी मैं इसका बहुत ही तगड़ा एग्जांपल दूंगा जिससे तुम्हें मजा आ जाएगा। चलो मैं पहले दे ही देता हूं। अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर निकालूं, रुको नहीं मैंने थोड़ा गलत किया। अगर मैं एस स्क्वायर लिखूं 1/n समेशन xi माइनस x बार, ये हमारे पास है सैंपल मीन, सैंपल वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस। अच्छा, अगर मैं सैंपल वेरिएंस की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूं तो वो किसके इक्वल आनी चाहिए थी? सिग्मा स्क्वायर के इक्वल आनी चाहिए थी। क्यों भैया ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल क्यों आनी चाहिए थी? क्योंकि एस्टिमेटर किसको एस्टिमेट कर रहा है? पॉपुलेशन को, तो बट ये इसके इक्वल नहीं आती। इसकी एक्सपेक्टेड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो किसके इक्वल आनी चाहिए? सिग्मा स्क्वायर के, लेकिन ये नहीं आती। तो भैया किसके कौन है इसका एस्टिमेटर? गुड एस्टिमेटर, अनबायस्ड एस्टिमेटर, वो है 1/n-1 समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर। ये अगर जिसने लास्ट लेक्चर देखा होगा उसको एकदम समझ आई होगी कि भैया क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। n-1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बचते हैं, तो इसलिए नीचे n-1 आता है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है वो भी देख लो, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी और लास्ट हमारे पास के सफिशिएंसी। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। इसके बेस पे यही 4 चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे, क्वेश्चंस के साथ करेंगे, हर एक चीज पे एक एक क्वेश्चन देखेंगे ताकि चीजें क्लियर हो जाए, ठीक। यहां पे मैं एक बार नोट में एक बार छोटी सी चीज लिख भी देता हूं कि अगर हमें सैंपल मीन दे रखा, जो अभी मैंने पीछे लिखा था ना, बिल्कुल सेम ही है लगभग। सैंपल मीन x बार अगर हमें दे रखा है, तो सैंपल मीन दे रखा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार हमारे पास क्या होता है? म्यू। इसका मतलब ये हमारे पास अनबायस्ड एस्टिमेटर है। क्या? x बार। x बार इज एन अनबायस्ड एस्टिमेट, ठीक है, बढ़िया। लेकिन अगर मैं स्मॉल s स्क्वायर लगाऊं, सैंपल वेरिएंस बोलते हैं इसे, सैंपल वेरिएंस लिखूं, तो सैंपल वेरिएंस हमारे पास होता है 1/n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूं, आना चाहिए था सिग्मा स्क्वायर के, लेकिन ये नहीं आता है सिग्मा स्क्वायर का, तो इसलिए मैं न्यू चीज डिफाइन करता हूं, कैपिटल S स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड सैंपल मीन वेरिएंस। मीन वेरिएंस ये होता है 1/n-1 समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर। अगर मैं अब एक्सपेक्टेड वैल्यू कैपिटल S स्क्वायर की निकालूं तो ये इक्वल आ जाती है सिग्मा स्क्वायर के। इसका मतलब कैपिटल S स्क्वायर इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। बात समझ आ गई? अनबायस्ड का मतलब अब ये सही वैल्यूज देने वाला है, ठीक है, गुड एस्टिमेटर है। बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे को क्या दे रखा है? ये इतने सारे हमारे को एस्टिमेटर दे रखे हैं, बताओ इनमें से कौन सा वाला गुड एस्टिमेटर होने वाला है? ठीक है, अनबायस्ड होने वाला, सॉरी गुड नहीं, गुड के लिए तो फिर 4 कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। इन्होंने कहा अनबायस्ड कौन सा होने वाला, तो एक एक करके चेक करना होगा। मैं तुम्हें प्रोसीजर बताता हूं, 1-2 मैं कराता हूं, बाकी तुम चेक करना, ठीक है। ये हमारे को दे रखा, लेट x1 x2 बी रैंडम सैंपल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन विद PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमें दिया हुआ है PMF, ठीक है। और हमें निकालना, लेट्स सी कैसे निकालते हैं। अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू पहले वाले की निकालूं, पहले वाला ऑप्शन लूं, तो हम ऑप्शन से वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है।
तो ये आ जाएगा 1/2 बाहर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2। ठीक है भैया, बढ़िया। अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं ना तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 लिखने जाऊं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 कैसे लिखेंगे, कुछ ऐसे, मैं साइड में लिख के दिखाता हूं। यहां पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 कुछ ऐसे लिखेंगे कि समेशन x इंटू एफ एक्स। भैया यहां पे इंटीग्रेशन नहीं आता था, हाँ आता था, वो पीडीएफ में आता था, ये पीएमएफ है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 0 इंटू में एफ ऑफ 0 प्लस 1 इंटू में एफ ऑफ 1। बाकी में तो अदरवाइज तो इन्होंने 0 ही दे रखा है। 0 इंटू थीटा करोगे 0 ही हो जाएगा, तो 0 इंटू में एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस थीटा है। और अगर तुम एफ ऑफ 1 निकालोगे तो 1 इंटू में थीटा विच इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, किसके इक्वल आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस अनबायस्डनेस के इक्वल। अगर तुम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हो तो वो उसी एस्टिमेटर के इक्वल आना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, विच इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। मतलब अगर तुम एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लोगे इन सब की, आंसर क्या आना चाहिए, थीटा। थीटा आएगा तो अनबायस्ड है, नहीं आएगा तो नहीं है। लेट्स सी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 निकाल ली है, ऐसे ही एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 भी हम निकाल सकते हैं, वो भी हमारे पास आएगी थीटा। डाल के देखें अगर अपनी फॉर्मूला में, विच कम्स आउट टू बी हाफ ऑफ थीटा प्लस थीटा विच इज हाफ ऑफ 2 थीटा विच इज थीटा। इसका मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं, थीटा ही आना चाहिए। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस x2/2 हमारे पास क्या आ रही है, थीटा आ रही है। आई होप कि यहां तक हमें समझ आ रहा हो। ऐसे हम सेकंड पार्ट को भी लेने वाले हैं। सेकंड पार्ट एक मैं करके दिखाता हूं, बी पार्ट बाकी दोनों तुम चेक करोगे। ठीक, एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें निकालनी है x1 स्क्वायर प्लस x2 अपॉन में 2, ये हमें निकालनी है। तो इसके लिए हम 1/2 को बाहर निकालते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2, ऐसा कुछ लिखना है। पहले अलग से हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 निकालनी पड़ेगी, एक्सपेक्ट x1 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, विच इज क्या हमारे पास आ जाएगा, ये सोचो, ये हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा समेशन x स्क्वायर इंटू एफ एक्स। एफ एक्स तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा पीएमएफ, तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर इंटू में एफ ऑफ 0 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू में एफ ऑफ 1 विच कम्स आउट टू बी 0 इंटू 0 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस थीटा, 1 का स्क्वायर इंटू में थीटा विच कम्स आउट टू बी थीटा। ये तो दोबारा थीटा आ गई, इसका मतलब हाफ ऑफ थीटा। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 तो हमने अभी अभी निकाला था विच इज थीटा, तो फिर से थीटा आ गया। इसका मतलब ये दो तो आंसर हैं, बाकी तुम चेक करोगे। मेरे ख्याल से ये भी होगा लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, ए बी सी तीनों आंसर होने वाले हैं इसके, बाकी तुम करोगे। सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में हमारे पास क्या है, एन एस्टिमेटेड टीएन, ये हमारे को दे रखा है, बेस्ड ऑन अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज एन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। अच्छा, इसके लिए ना मैं एक बात यहीं पे रोकना चाहूंगा इस डेफिनेशन को, क्योंकि बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक और लीस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक की बात की थी, वो यहां पे यूज होने वाली है, तो उसको एक बार याद कर लो, रिकॉल कर लेना अभी न्यूमेरिकल्स में। इज सेड टू बी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ गामा थीटा इफ टीएन अप्रोचेस टू गामा थीटा एज इन प्रोबेबिलिटी। नहीं भैया समझ नहीं आया, बिल्कुल भी समझ नहीं आया, मैं समझाता हूं, यहां से समझ आएगा। देखो इस डेफिनेशन से, इफ टीएन कन्वर्जिंग इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी बताई थी एक चीज, एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। या फिर हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि टीएन इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ गामा थीटा इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n greater than equal to m such that probability of tn minus gamma theta is less than theta। ठीक है, अभी मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा, मेरे को पता है थोड़ा सिर के ऊपर से भी जा रहा होगा, बट जब मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा तो बहुत अच्छी समझ आने वाली है। बट उससे पहले मैं एक लास्ट चीज बता दूं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे और मजा आएगा एकदम। सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, क्या कंडीशन होती है सफिशिएंट, कि एक्सपेक्टेड वैल्यू किसको अप्रोच कर रही होनी चाहिए, गामा थीटा को, मतलब जो भी एस्टिमेटर दे रखा होगा हमें उसके इक्वली आनी चाहिए, जो अनबायस्डनेस में देखी थी एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। वहां पे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा था, है ना। बट यहां पे साथ ही साथ एक और कंडीशन भी है कि वेरिएंस ऑफ टीएन, मतलब एस्टिमेटर शुड बी इक्वल टू शुड बी अप्रोचिंग टू 0 एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, देन टीएन इज नोन एज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। तो हम डेफिनेशन कौन सी यूज करेंगे, ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, लेट x1 x2 x3 अप टू सो ऑन बी आईआईडी विद पीडीएफ दिस। आईआईडी पता ना क्या होता है,
independent and identically distributed is an unknown parameter which of the following estimator of theta are consistent। पिछला क्वेश्चन किस पे था? अनबायसनेस पे था। अब किस पे है? कंसिस्टेंट पे। तो मैं सब पे एक एक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे क्लिक हो जाए, प्रीवियस ईयर तुम जब करो तो तुम्हें क्लिक हो जाए कि करना कैसे है। ठीक है, एक एक करके करते हैं। देखो फर्स्ट वाला, ये वाला और ये ऑप्शन सी वाला लगभग सेम लग रहे होंगे, और बी और डी ऑप्शन तुम्हें सेम लग रहे होंगे। ठीक है, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, बस मैं ये बताना चाह रहा था तुम्हें। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। इस बार पीडीएफ दिया हुआ है, इस बार पीएमएफ नहीं है, पीडीएफ है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे पहले वाले की। पहले की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली 1/n एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ xi। एक्सपेक्टेशन में से तो n बाहर निकाल दो, लेकिन वेरिएंस में स्क्वायर होके बाहर आता है। ठीक है, 1/n समेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi। बस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi निकल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, जो कि निकालना बहुत आसान है। यह आ जाएगा इंटीग्रेशन x इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, और हमें कहां से कहां तक दे रखा है? इन्होंने कहा x इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब 1 से लेके इंफिनिटी तक। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इंटू थीटा अपॉन में x की पावर थीटा प्लस 1 अकॉर्डिंग टू द गिवन फंक्शन। एक x से x कट जाएगा नीचे पावर में, और ऐसा कुछ बचेगा थीटा इंटीग्रेशन, ऊपर इंफिनिटी आना चाहिए, यह आएगा 1 से लेके इंफिनिटी तक x की पावर माइनस थीटा dx। हमें पता है क्या होती है इसकी इंटीग्रेशन, x की पावर माइनस थीटा प्लस 1 माइनस थीटा प्लस 1। मेरे ख्याल से इसका आंसर बनना चाहिए थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। ठीक, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi ये आ रहा है मेरे पास, थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। अगर मैं वापिस उसमें डाल दूं जो हमारे को गिवन था, मतलब ऐसा कुछ था ना 1/n समेशन ऑफ xi, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है? 1/n समेशन ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। अरे एक्सपेक्टेड वैल्यू यही तो आई है। अगर मैं इसको समेशन से बाहर निकाल दूं, ये बनेगा थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा, और समेशन का मतलब होता है n से n कट जाएगा, तो ये बच रहा है। नहीं भैया ये तो गलती हो गई। क्यों? आना क्या चाहिए था? थीटा। आ क्या रहा है? अच्छा, इन्होंने कहा था n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लेकिन n आया ही नहीं, तो मैं इंफिनिटी क्यों अप्रोच कर रहा हूं? सो यहां पे हमारे पास आ क्या रहा है? थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। अब इसमें n आ ही नहीं रहा है, तो मैं इसको n अप्रोचेस टू इंफिनिटी करके कोई फायदा नहीं होगा। तो यहीं से ही प्रूव हो गया कि हमारे पास कंसिस्टेंट नहीं है, नॉट कंसिस्टेंट, नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब नेक्स्ट वाला अगर तुम ऑप्शन देखोगे जिसमें इन्होंने कहा है सी ऑप्शन, अगर तुम देखोगे तो इसमें निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ n अपॉन समेशन ऑफ xi। ये हमारे पास अगर n बाहर निकालूंगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में समेशन ऑफ xi। बस इसमें क्या होगा? n 1 अपॉन में समेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi, जो कि हमारे पास सेम बिल्कुल डिट्टो सेम है, बस इसमें इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 माइनस थीटा अपॉन में थीटा। सब देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ रही थी? थीटा अपॉन में 1 माइनस थीटा। मैं उसमें डालूंगा, समेशन से बाहर आएगा, समेशन का मतलब होता है n से n कटेगा, यह हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं हुआ। अरे वेरिएंस चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और n भी इंफिनिटी अप्रोच कराने की जरूरत नहीं पड़ी। आंसर आना चाहिए था थीटा, जो कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा ना विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेटर ऑफ थीटा। एक्सपेक्टेड वैल्यू थीटा की इक्वल आनी चाहिए, बट नहीं आ रही है। बी ऑप्शन देखते हैं, ए और सी तो गलत हो चुके हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 बाय समेशन लॉग xi। ठीक है, अंदर इसको लेके जाएंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ बचेगा 1/n समेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लॉग xi। बस हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है लॉग xi की। यह आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लॉग xi। तो हमें क्योंकि पीडीएफ दिया हुआ है, तो इस बार हमें इंटीग्रेशन करके देखनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन 1 से इंफिनिटी लॉग x इंटू में थीटा बाय x की पावर थीटा प्लस 1 इंटू में dx। अगर मैं यहां पे सपोज कर लू log x को t, log x को t सपोज कर लू, तो हमारे पास क्या दिखेगा? 0 से लेके इंफिनिटी तक इसकी लिमिट बन जाएगी थीटा t अपॉन में t की पावर थीटा प्लस 1, है ना। लॉग की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1/x, तो मैंने ऐसे लिख दिया इंटू में dt। तो ये बच रहा है थीटा, साथ में कुछ और भी आना चाहिए ना, वन बाय एक्स हमारे पास आ जाएगा। अच्छा ठीक, यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको ऐसे लिखना
t की जगह हमारे पास आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा e की पावर t। तो कुछ ऐसे बनेगा ये 0 से लेके इन्फिनिटी, log x की जगह t, थीटा का थीटा अपॉन में x की पावर थीटा प्लस 1 को मैं अलग अलग करके लिख सकता हूं, तो ये बचेगा x की पावर थीटा और x, 1/x तो बन जाएगा t, सॉरी 1/x तो बन जाएगा dt, लेकिन x की पावर थीटा क्या बन जाएगा, e की पावर t थीटा, जो कि बन जाएगा थीटा 0 से इंफिनिटी t e की पावर माइनस t थीटा dt। आई होप कि यहां तक समझ आ रहा हो, ठीक है। तो इसका हमें पता है कि ये तो हमारे पास गामा इंटीग्रल आ गया है। गामा इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करते हैं, मैं यहां नीचे लिख देता हूं। गामा इंटीग्रल का लेक्चर भी अलग से देख सकते हो, हमने बना रखा है, ठीक है। अगर कभी दिक्कत हो तो कुछ ऐसा होता था हमारे पास t की पावर 1 है ना, एक बढ़ा के लिखते हैं, तो गामा ऑफ 2 अपॉन में जो भी यहां पे t के साथ दे रखा ना, एक्सपोनेंशियल में t के साथ जो भी दे रखा थीटा, तो थीटा की पावर होती है 2, विच इज गामा ऑफ 2 अपॉन थीटा। गामा 2 क्या होता है, 1 अपॉन थीटा। तो भैया ये भी ऑप्शन नहीं आया, आना चाहिए था थीटा के इक्वल, नहीं आ रहा। और लास्ट ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, n अपॉन में log ऑफ x, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो। अगर तुम 1/थीटा का रेसिप्रोकल करोगे तो थीटा ही आ जाएगा, इसका मतलब d इज द ऑप्शन। आई होप कि ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आया हो। मैं यहां पे ना गामा इंटीग्रल को लिख ही देता हूं ताकि दिक्कत ही खत्म हो जाए। 0 से इंफिनिटी x की पावर लैम्डा माइनस 1 e की पावर एल एक्स dx, तो ये होता है इक्वल गामा ऑफ लैम्डा a की पावर लैम्डा। आई होप कि ये समझ आ गया हो, ठीक है। चलो ये यहां पे हमने यूज किया है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास तीसरा पैरामीटर आ रहा है। तीसरा पैरामीटर हमारे पास क्या है, मतलब तीसरी चीज हमें क्या चेक करनी है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी और प्रिसीजन भी कह सकते हो। प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेरिएंस, मतलब जितना वेरिएंस ज्यादा होगा उतना प्रिसीजन कम होने वाला है ना। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इफ टी इज द मोस्ट एफिशिएंट, इफ T1 इज द मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर विद वेरिएंस V1, तो यहां पे वेरिएंस से चेक करेंगे, ठीक है। और T2 भी दे रखा है जिसका वेरिएंस V2 है, तो हम एक एफिशिएंसी का पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं, एफिशिएंसी V1 अपॉन V2। ऑब्वियसली वी कैन नॉट एक्सीड यूनिटी। मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो एक चीज ध्यान में रखना, अभी बताता हूं क्या। जैसे यही क्वेश्चन दे रखा नीचे, इफ x1 x2 अप टू so on xn be a random sample from uniform distribution then the efficiency of 2x bar relative to this, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है ना, जैसे यहां लिखा ना रिलेटिव टू दिस, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, जिसके भी रिस्पेक्ट में तुम्हें निकालना होता है उसको हमें ऊपर रखना होता है, बस इसका ध्यान रखना। ये कहीं पर लिख लेना बात को, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में, अभी मैं रब कर दूंगा, ये में निकालना है उसे ऊपर रखो, ऊपर रखो, ठीक है। अभी से नोट कर लो जल्दी से जो मैंने बताया है। चलो आगे चलें। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इफ x1 x2 अप टू so on be the this। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इसका ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकाल लेता हूं। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का हमें पता है 1 अपॉन में अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो थीटा माइनस 0, ठीक है, विच इज 1/थीटा। आई होप कि यहां तक कोई दिक्कत ना हुई हो। अब इन्होंने कहा है रैंडम सैंपल फ्रॉम, अच्छा इन्होंने n हमें रैंडम सैंपल्स दे दिए हैं, तो इसमें तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक वाले रूल्स लग जाएंगे। ऑर्डर स्टैटिस्टिक में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो सबसे बड़ा हमारे पास लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक क्या हुआ करता था, लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स xn से डिनोट करते थे हमें ना, ऐसे डिनोट करते थे xn, लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ठीक है। इसको nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक भी बोलते हैं। यहां पे आ जाएगा f ऑफ xn, इसका भी मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, लार्जेस्ट ऑर्डर का फॉर्मूला होता है n आगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पावर में n-1 इनटू में डेंसिटी फंक्शन, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। बढ़िया। ये भैया आप ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो, अभी बताता हूं, क्योंकि मेरे को मीन और वेरिएंस निकालना है इन चीजों का, है ना। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हुआ करता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। तो मैं एक काम करता हूं, मैंने सारी बातें लिख ही दी हैं, तो मैं एक लास्ट बात यहां पे लिख देता हूं, विच इज ये हमारे पास क्या होगी, हमें एफिशिएंसी चेक करने का फॉर्मूला क्या बताया था, E इज इक्वल टू V1/V2। तो वेरिएंस निकालना है किसका, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना वो ऊपर, तो n1 प्लस n प्लस 1 अपॉन n इंटू में
xn, xn इज दी लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ये दिख रहा है ना xn, दिस इज लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो पहले मेरे को इसको ही निकालना पड़ेगा, बाकी काम तो बाद में होगा। अपॉन में वेरिएंस ऑफ x बार, वेरिएंस ऑफ x बार। तो सबसे पहला मेरा यहां पे गोल क्या बन चुका है, मुझे xn निकालना है, xn लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम करते हैं fxn निकालने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालते हैं कैपिटल fx, जिसका मैंने 1000 बार तुम्हें फॉर्मूला बताया, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू स्मॉल x, बताया ना ये वाला फॉर्मूला, बढ़िया। ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके x तक, और ये हमें दे रखा है इसका, अच्छा ये रहा पीडीएफ हमने यहां पे निकाला है, इसका पीडीएफ है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 1/θ इंटू में dx, ये बन जाएगा 1/θ बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच इज x अपॉन थीटा। यहां तक कोई इशू तो नहीं है, ठीक। इसके बाद हमें स्मॉल f ऑफ xn निकालना है, तो ये कैसे आ जाएगा, n आगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की पावर n-1 इंटू में डेंसिटी फंक्शन विच इज 1/θ। अगर मैं इसको ओवरऑल सॉल्व करूं तो आ जाएगा n अपॉन में थीटा की पावर n, क्योंकि थीटा की पावर n-1 और एक और 1/θ पड़ा हुआ है, और यहां आ जाएगा x की पावर n-1। ये हमारे पास क्या आया है अभी, ये हमारे पास आया है nth ऑर्डर का डेंसिटी फंक्शन, ठीक है, ठीक है भाई, बढ़िया। ये हमारे पास आ चुका है। लेट xn को थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास f ऑफ y क्या आ जाएगा, स्मॉल ही लिख लेते हैं इसे, स्मॉल f ऑफ y हमारे पास क्या आ जाएगा, n अपॉन थीटा की पावर n, y की पावर n-1। मैंने एक न्यू वेरिएबल मान लिया है ना। अब मैं इसका वेरिएंस निकालना चाहूं तो क्या होगा, क्योंकि मेरे को यहां पे वेरिएंस एक्चुअल में किसका चाहिए, n+1 अपॉन n का, नहीं वो तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आके उसका स्क्वायर हो जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं हमें तो वेरिएंस xn का चाहिए। तो निकालते वेरिएंस ऑफ xn की जगह हम क्या लिखेंगे, वेरिएंस ऑफ y। वेरिएंस ऑफ y का फॉर्मूला अभी मैंने तुम्हें बताया था, y स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y होल स्क्वायर। बस अब मेरे को एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी और मेरा काम हो जाएगा। चलो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से लेके कहां तक होगी, 0 से लेके थीटा, ये देखो ये दे रखा रेंज दे रखी है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, 0 से लेके थीटा तक, 0 से थीटा। डेंसिटी फंक्शन हमारे पास क्या आया है, डेंसिटी फंक्शन हमारे पास आया n किसका, y का, y का भी अभी हमने निकाला लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का, ये रहा डेंसिटी फंक्शन लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का, ये निकाला हमने। तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा की पावर n, और एक y भी होना चाहिए साथ एक्सपेक्टेड वैल्यू में y, और साथ में आ जाएगा y-1 इंटू में dy। यह आ जाएगा n अपॉन थीटा की पावर n, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से थीटा तक y की पावर n dn। तो यह हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है n अपॉन n+1। मेरे ख्याल से थीटा कट हो जाएगा एक, और y की पावर n-1 और थीटा की पावर n+1, मेरे ख्याल से ये आएगा थीटा की पावर n, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y आने वाली, ऐसे ही मुझे निकालनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर विच इज 0 से थीटा। अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे को, साथ में y स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और बाकी सारा सेम, n अपॉन थीटा की पावर n, n-1 dy। यहां से n अपॉन थीटा की पावर n बाहर आएगा 0 से लेके थीटा, y की पावर n+1 इंटू में dy। यहां से अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये बचेगा n अपॉन में n+2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, थीटा स्क्वायर बचेगा। बस अब तुम्हें वेरिएंस निकालना रह गया है। वेरिएंस ऑफ y निकालोगे तो n अपॉन में n+2 थीटा स्क्वायर, माइनस में क्या लिखा करते थे, n स्क्वायर अपॉन n+1 का होल स्क्वायर इंटू में थीटा का स्क्वायर। ठीक, कुछ नहीं हुआ। इसको अगर मैं यहां पे सॉल्व करूंगा, ये बच रहा है n थीटा का स्क्वायर n+2 n+1 होल स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व कर लेना तो यहां तक पहुंच जाओगे तुम। अब हमारा काम क्या रह गया है, ऑलमोस्ट हो ही गया वैसे तो, है ना। वेरिएंस निकालना था हमें y का, मतलब वेरिएंस ऑफ y का मतलब वेरिएंस ऑफ xn हमें निकालना है, ये वाला। मेरे ख्याल से यहां तक कोई इशू नहीं आया होगा। ठीक है भैया, अब डाल देते हैं अपना जो हमारे पास एक्चुअल में था, है ना। यहां पे कोई इशू तो नहीं हुआ है इसमें नहीं। अब हमें वेरिएंस ऑफ x बार भी तो निकालना है ना, उसकी भी तो रिक्वायरमेंट है। यहां पे
वेरिएंस ऑफ एक्स बार रह गया। वेरिएंस ऑफ एक्स बार निकालने के लिए क्या करें, तो एक्स बार हमारे पास होता क्या है, वेरिएंस ऑफ 1/n समेशन ऑफ xi, ये हमारे पास आ जाएगा 1/n² समेशन वेरिएंस ऑफ xi। और वेरिएंस ऑफ xi हमारे पास क्या आ जाएगा, किसको फॉलो कर रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फॉर्मूला होता है, b - a अपॉन b - a का होल स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला होता है b - a होल स्क्वायर, वेयर a एंड b आर लिमिट्स अपर एंड लोअर, अपॉन में 12। ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/12 थीटा 1/n² थीटा अपॉन में 12, थीटा स्क्वायर अपॉन में 12, और समेशन बचेगा तो उसका n एक और आएगा, तो एक n से n कटेगा, थीटा स्क्वायर अपॉन 12n, मेरे ख्याल से ये आना चाहिए। अब तुम ये सारी की सारी वैल्यूज उठाओ और डाल दो इसमें, जो हम इक्वेशन नंबर 1 मान के चले हैं, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। तो हमारे पास फाइनली अगर तुम एक्सपेक्टेड मतलब एफिशिएंसी निकालोगे तो ये आएगा n+1 अपॉन n होल स्क्वायर, n थीटा का स्क्वायर अपॉन n+2। बेटा स्टेप्स बहुत सारे हैं, एक एक स्टेप को ध्यान रखना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट हाँ हो सकता है, तो ऐसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। डिवाइडेड बाय 1/n² इनटू थीटा स्क्वायर बाय 12n, थीटा स्क्वायर बाय 12n। सो क्योंकि यहां पे वेरिएंस में भी एक 2 था, यहां पे 2x बार, तो इसका भी 4 आएगा। वेरिएंस से जो भी कांस्टेंट बार आता है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो जब तुम इसको सॉल्व कर लोगे तो ये तुम्हारे पास आएगा 3/n+2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। लेट अस सी, ऐसी एफिशिएंसी हमें दी हुई है, हाँ दी हुई है, डी इज द ऑप्शन। तो हमने 3 पार्ट अपने आज के कंप्लीट कर लिए हैं। हमने पहला अनबायस्डनेस पढ़ लिया है, हमने कंसिस्टेंसी पढ़ ली, है, हमने एफिशिएंसी पढ़ ली है, और अपने लास्ट पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। इसका मतलब क्या, मैं ओवरऑल एक कहानी सी पिक्चर से बता देता हूं, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी एस्टिमेटर है, वो एस्टिमेटर हमारे पास मिनिमम, वो कब कहलाएगा मिनिमम अनबायस्ड वेरिएंस एस्टिमेटर, कब कहलाएगा, जब अनबायस्ड हो और दूसरा उसका वेरिएंस सबसे कम हो। बस इतनी सी बात लिखी हुई है, तुम इसको एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। मैंने ओवरऑल यहां पे जो बोला है वही लिखवाया है कि ऐसा हमारे पास एस्टिमेटर जो कि अनबायस्ड एस्टिमेटर हो। अनबायस्ड का मतलब हमें पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी ऑफ एन शुड बी इक्वल टू गामा ऑफ थीटा, है ना। और दूसरी चीज उसका वेरिएंस सबसे कम होना चाहिए। दूसरी बात फैक्टराइजेशन थ्योरम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टराइजेशन थ्योरम हमें कहती है टी ऑफ एक्स को हम सफिशिएंट कब कह सकते हैं, जब हम किसी भी डेंसिटी फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकें। एक्चुअल में डेंसिटी फंक्शन ऐसे लिखा जाता है, L इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल एक्साइज। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख पाऊं तो हमारे पास, हम उसको क्या कहेंगे, तब हम उसको कहेंगे कि भैया ये जो टी ऑफ एक्स बनेगा, ये हमारे पास सफिशिएंट होने वाला है। टी ऑफ एक्स में थीटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी दिखाऊंगा, ये ना थोड़ा सा मैथमेटिकल सी चीज है, तो मैं अभी इसको दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने यही बात यहां पे भी लिख रखी है, तो इस डेफिनेशन को भी पढ़ लेना एक बार। सफिशिएंट एस्टिमेटर की यही बता रखी है। जो एंड में हमारे पास स्टैटिस्टिक आएगी, जो हमारे पास एंड में एस्टिमेटर आएगा, वो एस्टिमेटर में थीटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर थीटा नहीं है तो सफिशिएंट है, चलो। और ये जो हमारे पास सफिशिएंट है, मैं एक चीज इसकी हाईलाइट करना चाहूंगा, जो कि हमारे पास क्या है, एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी सफिशिएंट फॉर अ पैरामीटर इफ इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन इन द सैंपल रिगार्डिंग द पैरामीटर। सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। मेरे को पता है कंफ्यूजन हो रही होगी, तो एक क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट xn मतलब n वेरिएबल्स बी रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विद पीडीएफ दिस। सफिशिएंसी चेक करनी है। सफिशिएंसी चेक करने के लिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है, f ऑफ x थीटा, उसको लिख लेते हैं। तुम्हें नहीं लग रहा ये कहीं ना कहीं हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा है? हाँ भैया, ये तो एक्सपोनेंशियल जैसा है। तो अगर ये एक्सपोनेंशियल जैसा है तो सबसे पहले हम अपना डेंसिटी फंक्शन लिखते हैं। मैं यहां पे ना इसकी डेफिनेशन लिख दूं क्या, ताकि याद रहे। प्रोडक्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ पीडीएफ ऑफ ऑल सैंपल स्पेस, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और मैं इसको अगर थोड़ा सही से लिखूं तो आ जाएगा
पाई ऑफ मतलब प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स आई। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखूं तो आ जाएगा पाई एफ ऑफ एक्स आई दे रखा थीटा एक्स आई, थीटा की पावर -1। अगर थीटा को बाहर निकालना तो कितने बाहर आएगा, थीटा की पावर n बाहर आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट है ना, तो n टाइम्स थीटा की पावर n बाहर आएगी। और अगर मैं यहां पे देखूं हाँ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं पाई ऑफ एक्स आई थीटा की पावर एक्स की पावर थीटा -1, ये हमारे पास बन जाएगा थीटा की पावर n। इसको मैं ओवरऑल ऐसे भी लिख सकता हूं x, ये कितनी बार आएगा, x1 थीटा की पावर -1, x2 थीटा की पावर x2 पावर थीटा -1, x3 पावर थीटा -1, x4 पावर थीटा -1, टोटल पावर कितनी आ रही है, थीटा -1 थीटा -1 थीटा -1। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं होल रेज टू पावर थीटा -1। ध्यान से सोचना वीडियो को पॉज करके मैंने क्या किया है, ठीक है, यहां कंफ्यूजन हो सकती है तो मेरे को पता था, ध्यान से लिख लेना इसे। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं थीटा की पावर n एक्स आई होल रेज टू पावर थीटा और एक पाई ऑफ एक्स आई को नीचे भेज देता हूं। भैया आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब ये वही फॉर्म बन गई जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताई थी, देखो ऐसी L इज इक्वल टू जी थीटा, मतलब थीटा का फंक्शन होना चाहिए, T ऑफ एक्स होना चाहिए, H ऑफ एक्स होना चाहिए, ठीक है। देखो यहां पे ऐसे ही दिख रहा होगा, ब्रैकेट के अंदर भी तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, पाई मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रैंडम वेरिएबल्स, ऑल द रैंडम सैंपल्स, और यहां भी ऑल द रैंडम सैंपल्स। तो इसका मतलब है क्योंकि हम इसको ऐसा लिख पाए हैं विच इंप्लाइज, और मैं इसको कंपेयर करूं ऐसे, अगर g ऑफ थीटा t ऑफ एक्स आई, t एज अ फंक्शन ऑफ x, h एज अ फंक्शन ऑफ दिस, देन t ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई इज सफिशिएंट फॉर थीटा। ये हमारे पास क्या है, सफिशिएंट। बस इतना ही था क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन सा आंसर आ रहा है हमारे पास, पाई ऑफ एक्स आई, बी इज द ऑप्शन। इतना इजी था ये हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेथड ऑफ एस्टिमेशन है, मतलब आज का लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि तुम्हें आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत इतनी ढेर सारी करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।